हेडिंग डाल दो एटॉमिक साइज। कौन सा एप्लीकेशन है एटॉमिक साइज? फोर्थ है ना? हाँ ठीक है, लिख दो एटॉमिक साइज। फोर्थ एप्लीकेशन लिखिए एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज क्या होता है। बातें नहीं करना है। एटॉमिक साइज मतलब समझना, जो हमारा मतलब एटॉमिक जो साइज है ना, तो जैसे मान लो कि ये हमारा मुबशिर इधर आके बैठो, तुम भी इधर आओ, नहीं इधर आओ, तुम मेरे उधर नहीं दिख रहे ना, इधर आके बैठो इधर। देखो एटॉमिक यहाँ से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें एटॉमिक साइज क्या होता है, तो एटॉमिक साइज बहुत इजी है। हम ऐसा बोल सकते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू सराउंडिंग ऑफ आउटर सेल। ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है, प्लस बनाने की जरूरत नहीं, अपने को पता है। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू सराउंडिंग ऑफ आउटर सेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। क्लियर हुआ? तो हम इसको बोल सकते हैं, लिख दो यहीं पे, ऐसे लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू सराउंडिंग ऑफ आउटर सेल। सुनो, सराउंडिंग ऑफ आउटर सेल को हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल। इलेक्ट्रॉन सेल का जो क्लाउड है, लास्ट वाले सेल इलेक्ट्रॉन सेल का जो क्लाउड है, ठीक, तो ये हमारा होता है एटॉमिक साइज। क्लियर हुआ? मतलब कि सेंटर से ये वाला हमारा है, नॉर्मली इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, रेडियस से। लिख दिया। एटॉमिक साइज मतलब फिर से सुन लो, एटॉमिक साइज मैंने क्या बताया कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू सराउंडिंग ऑफ आउटर सेल, है ना, मतलब इसके सेंटर से लेके आउटर सेल तक का जो हमारा ये डिस्टेंस होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज। इस तरह से हम अपने इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में एटॉमिक साइज कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, 4 एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे कोवैलेंट। अच्छा, एटॉमिक साइज को हम रेडियाई भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेडियाई भी बोल देंगे। तो पहला हमारा आएगा कोवैलेंट रेडियाई। ठीक है, कोवैलेंट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वॉन्डर, वॉन्डरवॉल रेडियाई। वॉन्डरवॉल रेडियाई के बाद हम पढ़ेंगे मेटेलिक, मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई के बाद हम पढ़ेंगे आयोनिक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है। ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आयोनिक रेडियाई, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यदि मैंने बोल दिया वॉन्डरवॉल रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, तो यदि हम रेडियस की बात करेंगे तो जो हमारा कोवैलेंट रेडियस होगा ये रहेगा कोवैलेंट एटम्स के बीच। कहाँ रहेगा? जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल, अभी मैं इन सबको डिटेल से पढ़ूंगा। जैसे मान लो हमारा, मैंने ले लिया N2, क्या ले लिया, तो हमारा 2 नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, तो इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा कोवैलेंट रेडियाई। मैंने ले लिया वॉन्डरवॉल, तो वॉन्डरवॉल एटम जो रहेंगे इनर्ट गैसेस वगैरह, तो वॉन्डरवॉल एटम में नॉर्मली हम हैलोजन लेते हैं। जैसे मान लो एक ये Cl ले लिया, एक ये Cl ले लिया, इसका साइज ये, इसका साइज ये, इनके बीच का कुछ ऐसा जो साइज होगा वो हमारा क्या होगा, वॉन्डरवॉल। हम मेटलिक की बात करें तो मेटल्स ले लेंगे। मेटल्स में मैंने क्या ले लिया, लो सोडियम मेटल ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, अभी मैं इन सबको डिटेल से पढ़ूंगा, तो वो हमारा आ जाएगा क्या, मेटेलिक रेडियाई। और आयनिक रेडियाई में हम एक
आयंस लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हमारा हो जाएगा आयोनिक रेडियाई। और इन सब का एक कॉमन चीज हमारा होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के अंदर देखो, चाहे आप कोवैलेंट बॉन्ड, चाहे आप नाइट्रोजन लो, चाहे क्लोरीन लो, चाहे मेटल्स लो, ये सब के सब क्या है, एटम। क्या है, एटम। और अलग अलग एटम जो होते हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग अरेंजमेंट मतलब शो करते हैं, इस अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग रेडियस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो ओवरलैप होकर जुड़े होते हैं, कुछ एटम दूर दूर जुड़े होते हैं, लेकिन हैं तो सारे के सारे एटम्स ना। तो मतलब जितनी भी रेडियस है, ये सारी की सारी जो हमारी रेडियस होती है, ये सारी रेडियस हमारी होती है एटॉमिक साइज, और जिनका साइज होता है न्यूक्लियस के मिड से आउटर सेल के सराउंडिंग तक, वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल दो तुम लोग कोवैलेंट, पहले एटॉमिक साइज का लिख दिया डेफिनेशन, अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। अच्छा, एक चीज और याद रखो, यहाँ पे अपन थोड़ा सा वहां चलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यदि मैं बात करूं तो मैंने दो साइज का फार्मूला बताया था, एक बताया था आर न्यूक्लियस, एक बताया था आर एटम। न्यूक्लियस का फार्मूला बोलिए। एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि हाँ यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना, एंगस्ट्रॉम। ये देखो, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का साइज और ये हो गया हमारा एटम का साइज। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन हम जो ये लिख रहे हैं ये हमारे बहुत काम का है, ध्यान से देखना सब लोग। क्लियर। मैं क्या बोला, ऑर्डर ऑफ साइज, किसके लिए, पहले एटम के लिए फिर न्यूक्लियस के लिए। तो यदि हम ऑर्डर ऑफ साइज बात करेंगे, एटम का ऑर्डर ऑफ साइज क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 की पावर माइनस लोगे, सारे एटम का साइज लगभग सेम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे एटम का साइज लगभग सेम होता है। फिर भी अभी हम देखना साइज में बहुत सारा वेरिएशंस पढ़ेंगे, साइज में बहुत सारा वेरिएशन पढ़ेंगे, तो अंदाजा लगाना लगभग साइज सेम है, फिर साइज में बहुत सारा वेरिएशन है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोला, यदि यहाँ से दिल्ली कितना है हमारा, दिल्ली यहाँ से हमारा जैसे मान लो 500 किलोमीटर है, हमारा दिल्ली यहाँ से कितना है 500 किलोमीटर। अब दिल्ली के मतलब दिल्ली हमारा सारे एटम्स हैं, मतलब लगभग सारे एटम 500 किलोमीटर हैं, लेकिन दिल्ली के अलग अलग प्लेसेस अलग अलग डिस्टेंस में होंगे। यदि आप यहाँ से बात करो तो भोपाल रेलवे स्टेशन से दिल्ली का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन कितना है 500 किलोमीटर, लेकिन दिल्ली से आप अलग अलग प्लेस में जाओगे ना तो वहाँ डिस्टेंस अलग अलग होती जाएगी। मतलब जितने एटम है लगभग सारे एटम का साइज सेम है, लेकिन अब अलग अलग एटम में अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो यदि हम बात करें ऑर्डर, ऑर्डर मतलब समझते हो ना, लगभग सेम है ना ऑर्डर। जैसे मान लो अपन यदि नॉर्मली बात करें, जैसे 11-12 के जो बच्चे हैं, 11-12 के बच्चों का लगभग मतलब ड्रेस कोड का साइज लगभग सेम होगा। यदि हम अपन जैसे ड्रेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें तो लगभग सारे बच्चों का साइज सेम होगा, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होंगे। ऐसे हमारे सारे एटम का साइज लगभग सेम होता है, लेकिन उन सारे एटम में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारे एटम्स का ऑर्डर होता है वो इतने सेंटीमीटर है, न्यूक्लियस का इतने सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे भी इनमें वेरिएशंस हैं। क्या वेरिएशंस है, अब हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो कोवैलेंट रेडियस, अपन 4 पढ़ेंगे, कोवैलेंट, वॉन डेर वाल, हाँ हाँ ठीक है। मशीन एक आती है, मशीन आती है साइक्लोट्रॉन करके, अभी सर पढ़ाएंगे। साइक्लोट्रॉन एक मशीन आती है, उस मशीन में क्या होते हैं कि जैसे एटम्स को अंदर जाने देते हैं ना, उनमें फिल्टर्स लगे होते हैं। तो उन फिल्टर्स में जैसे फिल्टर लगा नाइट्रोजन वाला, तो वहां से नाइट्रोजन एटम जाएगा। तो एक ये, हाँ एक लाइन और लिखो, लिखो नीचे एक लाइन इसी एटम वाले साइड में लिखो, एनी एटम
does not possible any atom does not possible any atom does not possible exact value of size. Any atoms does not possible exact value of size. बहुत से डाउट क्लियर हुआ? किसी भी एटम का एकदम परफेक्ट साइज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो एटम हमेशा फ्री फॉर्म में तो रहता नहीं, किसी न किसी से जुड़ा रहता है, तो कभी उसको कोई खींच रहा होगा, कभी कोई धक्का दे रहा होगा। इस वजह से ये एनसीईआरटी की लाइन है, किसी भी एटम का एग्जैक्ट साइज निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? याद रखना। फिर लिखो आप कोवैलेंट रेडियस। चलो, जैसे यदि हम देखें कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, तो पहले कोवैलेंट रेडियस के लिए हमको कोवैलेंट एटम्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। नॉर्मली मैंने एक एग्जांपल ले लिया, चलो N2। क्या ले लिया एग्जांपल? N2। ध्यान से समझना। तो हमारा एक N2 ये है, एक N और एक N ये है, लगभग दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है? दोनों एटम ले लिए। और यदि हम बात करें साइज का, तो ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है? तो दोनों का साइज हमारा ये है, दोनों का साइज ये है, लेकिन ये हमारा होगा R कोवैलेंट। ऐसा में ये वाला हमारा साइज होगा R कोवैलेंट। किसके लिए? कोवैलेंट एटम के लिए। लेकिन यदि अभी हम वॉन डेर वाल एटम लेंगे तो देखना ये अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, जो साइज होता है एटम का किस पे डिपेंड करता है? एटम्स के अरेंजमेंट पे। बोला था ना, जो साइज होता है एटम के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। यदि आप बात करो कोवैलेंट रेडियस, तो कोवैलेंट रेडियस देखने के लिए हमको कोवैलेंट एटम लेना पड़ेगा। यदि अपन कोवैलेंट रेडियस की बात करेंगे तो कौन सा एटम लेना पड़ेगा? अब कोवैलेंट एटम का अरेंजमेंट ऐसा होता है, कोवैलेंट एटम का अरेंजमेंट ऐसा होता है, तो इनके रेडियस की साइज हमारी ये इतनी हो जाएगी। आर कोवैलेंट रेडियस का साइज ये हो जाएगा। नोट कर दो, इसके अंदर डेफिनेशन लिख देना। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल करवा दूं। देखो इधर, यदि मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते, एकदम डाटा एकदम एक्यूरेट डाटा है, देखना। जैसे हाइड्रोजन है, अब आपको ना हाइड्रोजन के कोवैलेंट साइज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कोवैलेंट साइज। तो एक हमारा ये हाइड्रोजन है, एक हमारा ये हाइड्रोजन है, समझना। एक हाइड्रोजन का जो हमारा ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है, ये है आर कोवैलेंट, मतलब कि आर कोवैलेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, आर कोवैलेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब एक एटम का साइज मतलब समझना, यहां से ये वाला पूरा साइज जो होगा ये हमारा होगा, हाइड्रोजन को होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 0.74 एंगस्ट्रॉम। ये वाला साइज है। आर कोवैलेंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन का आर कोवैलेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन का पूरा डायमीटर है। क्लियर? तो आपको ये वैल्यू देके यदि पूछा कि इस हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, तो इसका हाफ बाई 2 कितना आ जाएगा? 37, है ना? तो हो जाएगा 37 एंगस्ट्रॉम। एक चीज और, ये हो जाएगा 37 एंगस्ट्रॉम पॉइंट, ये लो ना, ठीक है, 0.37 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लोरीन के लिए। किसके लिए दिया हुआ है? क्लोरीन। तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, देखो Cl2, ये मैंने बनाया क्लोरीन, ये मैंने बनाया क्लोरीन, ये मैंने रख किया क्लोरीन। पूछो कैसे? जैसे बनाया वैसे, थोड़ा बड़ा, ठीक है? ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन। ध्यान से समझना, फिर से वही कोवैलेंट, ये जो क्वेश्चंस के हम लोग नेगेटिव करते थे ना, वहाँ यहाँ बेनिफिट मिलेगा। जो हम लोग साइड में कुछ क्वेश्चन नेगेटिव कर देते थे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, फिर भी टिक कर देते थे, वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो यदि हम बात करें हमारे क्लोरीन की साइज,
ये हो जाएगी हमारी आर कोवेलेंट अच्छे से दिमाग में बना लो, अभी मैं आर वॉन डेर वाल तो एकदम दिमाग में घुस जाएगा, पहले आर कोवेलेंट बना लो। तो आर कोवेलेंट अपने को वैल्यू याद नहीं रखना, फिर भी देखो यदि मैं बोलूं आर कोवेलेंट फॉर क्लोरीन, तो आर कोवेलेंट फॉर क्लोरीन मतलब क्लोरीन का हमारा पूरा डायमीटर होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम। बताना इसका आर कोवेलेंट क्या हो जाएगा 0.2, तो दो नहीं 0.9 और 9 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा आर कोवेलेंट फॉर क्लोरीन। अब यदि हमको हाँ ये याद रख लो, दो चार का जो एनसीईआरटी में डाटा है उनको याद रख लो, बाकी तो हम साइज का कॉन्सेप्ट बता ही देंगे। एनसीईआरटी जो जितना एनसीईआरटी में डाटा है ना वो मैं बताता जाऊंगा, उनको याद करते जाना। नहीं डाटा वाटा नहीं देंगे क्वेश्चन, तुमसे ये पूछा ही नहीं जाएगा, तुमसे सिर्फ पूछा जाएगा कि तुमको मिल गया नाइट्रोजन, तुमको मिल गया क्लोरीन, तुमको मिल गया हाइड्रोजन, तीनों का कोवेलेंट साइज किसका ज्यादा है। तो देखो 0.98 क्लोरीन, फिर ये इसका तो पता ही नहीं, इसका पता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये वैसे भी हमारा छोटा होगा नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे आता है ना अपना जो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इधर जाएंगे तो साइज कम होगा, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन में बता सकते हैं कि हमारा क्लोरीन ज्यादा बड़ा है किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि हमको देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। ये देखो ना हाइड्रोजन यहाँ है, क्लोरीन नीचे वाले सेल में है ना, तो नीचे वाले सेल में तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल नोट करो। अपन अभी नाइट्रोजन को ही देख लेंगे, बीच में आएगा। मैं एक फार्मूला बढ़िया सा लिख दूं यहाँ पे, क्या तुम लोग नीचे लिख लेना। देखो ऐसे लिख सकते हो, आर कोवेलेंट इक्वल टू इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2 या बॉन्ड लेंथ बाई 2, IND इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इसका न्यूक्लियस, सुनो इधर देखो, इधर ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कोवेलेंट होगा। यहाँ से और अच्छा क्लियर हो रहा है अपना, एक ये एटम का ये न्यूक्लियस, ये एटम का ये न्यूक्लियस, तो दोनों न्यूक्लियस ध्यान से समझना, इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा है वो हमारा हो जाएगा कोवेलेंट, और अच्छा है। बॉन्ड लेंथ, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है उनका भी आधा हो जाएगा आर कोवेलेंट, बार बार बता रहा हूँ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता है। न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, nuclear distance between two bounded atom is called bond length, is called bond length, is called bond length। क्वेश्चन लिखिए, जिनको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विच मॉलिक्यूल शो द परफेक्ट कोवेलेंट रेडियाई, विच मॉलिक्यूल शो द परफेक्ट कोवेलेंट रेडियाई। जिसको आंसर आ गया अपने पास रखना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। O2 H2O2 O3 ऑल, ठीक है। देखो विच मॉलिक्यूल शो द परफेक्ट कोवेलेंट रेडियाई, मतलब ये आपको चार एटम दिए हुए हैं, चारों एटम में आपको ये बताना है किससे अपन
कोवैलेंट रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बताओ, आप ही बताओ। अपने को कोवैलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना है किससे? O2। और कोई? तुम बताओ। O2, तुम बताओ प्रियंका। O2 किस किस का है, जल्दी बोलो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? O2, तुम्हारा क्या है? O2 किन किन का, हाथ ऊपर करो ना भाई। तुम्हारा क्या है? सेकेंड। तुम्हारा क्या है? ऑल। O2। तुम्हारा? तुम्हारा भी O2। तुम्हारा O2। सुनो, O2 गलत है। मैंने बोला कोवैलेंट रेडियाई के लिए जरूरी है सिंगल बॉन्ड। देखो इसके जस्ट ऊपर लाइन लिखाया हूं, देखो देखो लिखाया हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन आपको पता है ना दादा, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। लिखवाया ना, सिंगल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। पहली बात तो ऑक्सीजन तो कभी जाएगा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी यहाँ पे O3, तो O3 हमारा ऐसा रहता है O, हाँ एक सिंगल और एक डबल, तो O3 भी नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों गलत। अब हम देखेंगे H2O2, क्या देखेंगे? H2O2, तो H2O2 हमारा ऐसा, देखो ये पिछली बार कराया था। तो अब देखो हमको क्या चाहिए? कोवैलेंट। तो तुम चाहे यहाँ से यहाँ तो भी सिंगल, यहाँ से यहाँ तो भी सिंगल, यहाँ से यहाँ तो भी सिंगल, लेकिन हमको सेम होमो। पहला लाइन पढ़ो कोवैलेंट का। होमोन्यूक्लियर मतलब कि हमको एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, एक ये ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर कोवैलेंट। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करो इसको। यही गलती तो अपने एग्जाम में करना है, ये वाली अपन यही कर लेंगे तो एग्जाम में क्यों करेंगे फिर? ये वाली लाइन बहुत अच्छे से पढ़ो। न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बहुत अच्छे से पढ़ो ये वाली लाइन, अपन इसी लाइन से क्वेश्चन देते हैं। पढ़ लिया? पढ़ लिया? रब कर दूं? गलत मत करना, ठीक है? तुम ही लोगों ने बोला पढ़ लिए। अरेंज, अरेंज क्वेश्चन है, अरेंज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है O2, O3 और H2O2 को। इन तीनों को बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, मतलब किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अरेंज करो। यदि तुमको ये लाइन समझ में आ गई तो ये बन जाएगा। अच्छा एक लाइन और बोल देता हूँ, चलो इधर देख लो, कुछ हिंट, थोड़ा सा हिंट ये है कि यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, किसकी? यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। यदि हम लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा डबल बॉन्ड होता है, उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब लो, अब तो कर लो। तो सबसे बड़ा H2O2, फिर O3 क्योंकि एक सिंगल एक डबल, तो O3 फिर O2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना, ये भी NCERT। लिख दिया? लिख दिया? अच्छा ये लिख देना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। वैसे पता तो है लेकिन अपने को क्या भूलने की आदत है। अच्छा मेरे को एक चीज और बताना है, 2 मिनट बता दूं क्या तुम लोगों को? अपने को ये बताना है, ध्यान देना, जो यहाँ पे मतलब रह के पढ़ रहे हो, मतलब नॉर्मली जिन जो फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो उनको है, लेकिन जो फैमिली के साथ रह रहे हैं और लापरवाह हैं उनके लिए भी ये चीज है। याद रखना, आज कितने अक्टूबर है? 5 अक्टूबर। 6 है, लो 6। जिसने अपने आप को 20 अक्टूबर तक बचा लिया, या 30 ले लो, जिसने अपने आप को 30 अक्टूबर तक बचा लिया ना, तो वो नीट की पढ़ाई बहुत आराम से करता जाएगा, जो भी अपने को करना, चाहे नीट हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, कोई सी भी। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक मौसम कैसा चल रहा था? गर्मी वाला। अब कैसा आएगा? जुकाम वाला, सर्दी वाला।
तो जैसे मतलब सबसे ज्यादा नमी चेंज होता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। बोलो हाँ, पड़ते हैं, है ना। यही ऐसा टाइम है कि ये 15 से 20 दिन देखना बहुत लोग बीमार पड़ेंगे। और अपने को यदि तुम लोग इस टाइम पे अपने को बचा ली, अब बचाना कैसे है, मतलब जो मौसम चाहता है वो करते जाओ। सबसे अच्छा अपने आप को सेव करने का तरीका, जो मौसम चाहता है ना वो करते जाओ। मौसम हल्का ठंडा हो गया ना, कूलर मत चलाओ। सिर्फ 15-20 दिन यदि तुमने एडजस्ट कर लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो 15-20 दिन कूलर मत चलाओ। अब यहाँ पे अपने को एक चीज और ध्यान रखना है, बहुत मतलब अच्छे से ध्यान रखना है खाने का। देखो एक चीज और मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यदि तुम लोग स्वस्थ रहोगे तभी तो अच्छा पढ़ोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए होता है, ब्रेन को। सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन को चाहिए होता है। अपन लोग क्या होते हैं, ज्यादातर खाना खाते नहीं, है ना। तो अपने को यदि नीट क्वालिफाई करना है तो ब्रेन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब ब्रेन तभी हेल्दी होगा जब हमको हेल्दी खाना मिलेगा। मतलब यहाँ पे अपने, अब देखो तुम सब लोग बड़े बड़े हो गए, तुम सबको जजमेंट करना आता है कि हम क्या इस टाइम पे खाएंगे तो क्या नुकसान कर देगा, क्या खाएंगे तो क्या प्रॉफिट कर देगा। यदि तुम हमको 2 दिन भी बीमार हुए ना, तुम्हारी कम से कम 15 दिन की स्टडी गई, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। 1-2 लेक्चर छूटा, मतलब गया काम से पूरा सुपड़ा साफ ऑर्गेनिक का। क्लियर। इधर भी देखो अपना ये बहुत शानदार चीजें चल रही है, एकदम पूरा हाई लेवल की चीजें चल रही है यहाँ भी, तो यहाँ भी दिक्कत। तो ये चीज याद रखना है कि अपने को खाने का विशेष ध्यान रखना है। और मौसम में जैसे मतलब कि आदत है ना, बिना पंखे चलाए नींद नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो ये अपने आप को सिर्फ 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर या ऐसे नवंबर में जैसे ठंडी आ जाएगी ना, फिर जो करना हो करो। फिर तो ठंडी में तुम कोल्ड ड्रिंक भी पी लोगे तो नहीं नुकसान करेगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी उस लेवल में। क्लियर। तो ये चीज याद रखना, अभी बीमार मत होने देना। यदि हल्का लगे ना कि हम बीमार हो रहे हैं, बढ़िया सा रोटी में एक एमोक्सिसिलिन दबाना। और सबसे बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ, यदि अभी किसी को लगे कि यार हम बीमार हो रहे हैं, तो कुछ मत करना, एक डोलो, एक एमोक्सिसिलिन। नींद आएगी, लेकिन ये गारंटी है कि तुम पे मतलब ये वाला मौसम का हावी नहीं हो पाएगा। तो अच्छा है ना, पूरा दिन खराब करने से अच्छा 2 घंटे ज्यादा सो लो। इनको खाओगे तो नींद आएगी, ये एंटीबायोटिक हाई डोज की है, खाओगे तो नींद आएगी, लेकिन गारंटी है कि तुमको मौसम हावी नहीं हो पाएगा। यदि मौसम हावी हो गया ना, जुकाम या वायरल हो गया ना, 15-20 दिन गए तुम लोगों के। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बीमार मत होना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, पक्का सब बीमार पड़ेंगे मेरे अलावा। मतलब मैं तो, मेरे को पता है, तो मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा। ठीक है। तो ये चीज याद रखना भाई, खाने का विशेष ध्यान रखना। जिनको ऐसा लग रहा है तो मतलब चाय ज्यादा पी लेना। और मैं, चलो आ जाओ, अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं। जैसे मैंने कोवैलेंट का ही बात किया ना, अब कोवैलेंट की साइज से रिलेटेड और एग्जामिनर क्या क्या दिमाग लगा सकता है। यदि हम साइज की बात करें तो और एग्जामिनर क्या क्या दिमाग लगा सकता है, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या ले लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी। अरे यार 3 ना, अभी भी कल सिखाए, आज पब्लिक शर्मा रही बोलने में। कितनी बैलेंसी, 3 ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, इसकी ऐसा लिख सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब। हाँ तुम ही बस बड़े लोग। इधर 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। ओ सलमा शेट्टी तुझे पुकारे, H2, 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 HF, HCl। अच्छा पहले ये लिख दूं, नहीं कंफ्यूज होगी कैसे, Cl, Br, I, HF, HBr और HI। क्लियर। अब सुनो, यदि मैं इसके नीचे जा रहा हूं तो हमको ये बताओ, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है ना बॉन्ड लेंथ, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो याद रखना, मैं एक और टर्म बोल रहा हूं, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा कि कम, क्योंकि बड़ा हो रहा है तो कमजोर होता जाएगा तो कम।
ठीक है, तो अब ये बताओ यहाँ पे एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर है नहीं, नीचे जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अम्लीयता। अरे HF और HCl में ज्यादा मोर एसिडिक कौन? HCl और HBr में ना, हाइड्रोजन फैमिली में यदि हम नीचे जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अच्छे से याद कर लेना। हाँ, एसिडिक नेचर बढ़ेगा सिर्फ हाइड्रोजन फैमिली में, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बाकी सब में जो अपन कॉन्सेप्ट लगाते थे वही लगाना। मतलब सबसे ज्यादा ये बहुत बार आता है, याद रखना, ये बहुत आता है, बहुत। अब बहुत बार हम लोग HCl सही करते हैं पहला ऑप्शन में, क्योंकि यही बोलते हैं कि HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। हम लोग नाम में नॉर्मली HCl सुनते हैं, अब पहले ही ऑप्शन में आता है HCl सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने तुम लोग पॉइंट नेगेटिव करते हो सारे पॉइंट मैं यही कवर करा दूंगा, बस अब घर जाके NCERT और सीट कर लेना अच्छे से, क्लियर। चलो, तो नीचे आ रहे हैं तो मतलब क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब ये वाला मोर एसिडिक। अभी मैं इनसे क्वेश्चन करवाऊंगा, याद रखना, ध्यान से सुनना सारी चीजें। अब मैं एक और टर्म बोल रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में आता है, थर्मल स्टेबिलिटी। कहाँ कोवैलेंट पढ़ा रहे थे, कहाँ क्या पूछ गए, तो सही तो कोवैलेंट का ही है, अलग से नहीं है, ठीक है। तो मैं बोला थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ेगी कि घटेगी। पहले थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझ लो, HI और HBr किसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, मतलब नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। अरे यार सब टैलेंटेड है भाई, ठीक है, आगे समझ में ये चीज आ गया, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, ये सबके लिए है, इस पक्का। चलो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, जैसे अपन यदि नीचे आते हैं तो रिडक्टिव नेचर बढ़ता है, मोर रिएक्टिव, हाँ, नीचे आने पर RA इंक्रीज होता है, इसको भी लिख दो एक, रिडक्टिव नेचर, क्या RA मतलब रिडक्शन, मतलब ये मान लो कि ये मान लो जो रिडक्शन करते हैं ना, जैसे दूसरों को मतलब रिड्यूस कर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में आ रहे, मतलब नहीं समझते, रिडक्शन मतलब जानते हो अपचयन, तो अपचायक क्षमता, जो अपचायक क्षमता मतलब रिडक्शन एजेंट्स होते हैं, इसका ज्यादा होता है RA का, लिख लिया। अब लिखो क्वेश्चन बढ़िया, राहुल कपड़ा दे दो यार, काला हो गया बहुत एक बार। अभी जो क्वेश्चन देख रहा हूँ दे रहा हूँ, ये मत देखना, अभी देखना तो देख लो, क्वेश्चन के बाद मत देखना, इसी से क्वेश्चन दूंगा, इसी पॉइंट से। देख लिया, अब मत देखना, ठीक है। लिखो विच प्रॉपर्टी आर इंक्रीज, क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी आर इंक्रीज गो HF to HI, HF से HI जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? पहला एसिडिक नेचर, दूसरा आपका है RA, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, चौथा है ऑल। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ाया नहीं, फिर ऑल कैसे? बोले दो सही है तो एक तो हो गई, ये भी नीचे जाने पर बढ़ता है, ये भी नीचे जाने पर बढ़ता है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं एक दो, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब ऑल। नीचे जाने पर हमको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मास बढ़ता जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, ऐसे। लिख दिया। एक और, फॉर करेक्ट अरेंजमेंट, क्वेश्चन है फॉर करेक्ट
अरेंजमेंट, HF, HCl, HBr, HI, इतना क्वेश्चन है। अब ऑप्शन, करेक्ट अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, पता ना सबको? 4, ठीक है, नोट कर लो। करेक्ट अरेंजमेंट है, याद रखना है इसको। चलो अपन एक आज वाटर के लिए नई चीज सीखते हैं, ठीक है? ठीक है, लिख लिया ये सारे ऑप्शन? देखो हमारा H2O है, यदि आप इसको इधर ध्यान से देखना, बढ़िया पॉइंट है। यदि ये हमारा H2O है, H2O को यदि हमने कितने दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो ये हमारा बनेगा H2O ही बनेगा। ये हमारा लिक्विड था, अब ये हमारा बनेगा वेपर। क्या बनेगा? वेपर। कभी कभी ऐसा करता है, ये H2O को टेम्परेचर देता है और H2 और O2 बनाता है। क्या बनाता है? H2 और O2। तो यहाँ पे याद रखना, हमको देना पड़ता है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यदि आप H2O को 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे ना, तो वो जाके H2 और O2 बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी वेपर ही बना ना, मतलब हाइड्रोजन तो रियल में टूटा तो है नहीं, सिर्फ उसकी फेज चेंज हुई है। मतलब यदि हम बात करें H2O की, पानी की थर्मल स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 2200। मतलब इसकी हमारी थर्मल स्टेबिलिटी 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक चीज और, मैं अब नॉर्मली कुछ नहीं किया, H2O के बाद सीधे हमने क्या किया, ऐसा दिया। देखो अपने को वैल्यू याद नहीं है, H2O के बाद मैंने दे दिया H2S। क्या दे दिया? मतलब H2S की इससे कम होगी, 2000 के अप्रोक्स इससे कम होगी। यदि हम बोले H2O सलमा ऐसी, उससे भी कम होगी, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब अपने को इसका पता चल गया, अपन अंदाजा लगा लेंगे। देखो हमको ये पता था पानी से 100 डिग्री में वेपर बन जाएगा, लेकिन हमको ये पहले नहीं पता था। यदि हम 2200 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्रॉस हो जाएगी और पानी हमारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये वाटर नहीं है, ना तो ये H2O है ही नहीं, ना तो ये आइस है, ना वेपर है, ना लिक्विड है। लेकिन ये देखो यहाँ पे हमारा क्या था? लिक्विड था, और यहाँ मतलब था H2O ही, लेकिन क्लियर। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे दिया तो टेम्परेचर, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी को हमने ब्रेक नहीं किया। पहले भी H2O था, अभी भी H2O है, लेकिन पहले H2O था, अब H2O नहीं है। मतलब यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं। मतलब जैसे हमारा नाइट्रोजन ये NH3 है, यदि आपने कुछ इसमें ऐसे दिया कि NH3 हमारा, जैसे मान लो ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में था, अमोनिया कैसा था? लिक्विड। आपने टेम्परेचर दिया, ये गैस फॉर्म में आ गया, तो क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ब्रेक हुई? लेकिन यदि आपने इसको इतना टेम्परेचर दे दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो। हो गया। अब डाल दो वॉन्डर वॉल रेडियस। अब सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे वॉन्डर वॉल रेडियस। ठीक है, अब वॉन्डर वॉल रेडियस का मैं पहले एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। तो वॉन्डर वॉल रेडियस में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, इनर्ट गैस, क्या ले लिया? इनर्ट गैस। मैंने ले लिया नियॉन, और एक और ले लिया नियॉन।
क्लियर। मैंने यहाँ पे ये एक नियॉन लिया और एक नियॉन ये ले लिया, दोनों का सेंटर से मैंने मिला दिया। अब सुनो, यदि ये हमारा नियॉन है तो ये ओवरलैप नहीं करता है। यदि मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लूँ, यदि मैं Cl2 ले लूँ तो देखो मैं Cl2 को ऐसे बनाऊंगा, एक Cl ऐसे बनाऊंगा, लेकिन हम नियॉन को सिर्फ ऐसे लेंगे। यदि मैं एक और यहाँ पे Cl2 ले लूँ तो हम Cl2 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन यह हम यदि इनर्ट गैस लेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। चाहे आप कोई सा भी इनर्ट गैस ले लो, हीलियम ले लोगे तो भी ऐसे ही लिखोगे, ये हमारा होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। क्लियर। तो वॉन डेर वाल डिस्टेंस क्या होता है? तो वॉन डेर वाल डिस्टेंस होता है एक एटम के न्यूक्लियस से लेके उसका हाफ डिस्टेंस, इसका जो हाफ डिस्टेंस है ये हमारा होगा आर वॉन डेर वाल। एक मिनट रुकना है, ये हो जाएगा हमारा आर वॉन डेर वाल। हम यहाँ आर वॉन डेर वाल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन दोनों के बीच आर वॉन डेर वाल कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच आर वॉन डेर वाल कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम इन न्यूक्लियस को मिला दूं और हमारी जो ये वाली डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस होगी, हम इसको आर वॉन डेर वाल बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिया, कंफ्यूजन नहीं होना। ये क्योंकि एक साथ आएंगे ही नहीं तो हो ही नहीं सकते। अब सुनना, ये आर बॉन्डर वॉल है। अब जो हमारा आर बॉन्डर वॉल होता है वो एकदम एग्जैक्ट डबल होता है आर कोवैलेंट के, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब मैं एक बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मतलब आर वॉन्डर वॉल इक्वल टू 2 इंटू आर कोवैलेंट। मतलब कि यदि आपको इसी में कोवैलेंट की रेडियस कैलकुलेट करना है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर दूर बना दिया हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये कहीं पे, ये हमारा कहीं पे हो जाएगा क्या, आर कोवैलेंट। मतलब वॉन्डर वॉल का जो आधा होगा वो हमारा क्या होगा, आर। समझ में आ गया ना दोनों? ठीक है, मतलब ये याद से भी लिख लेना, एक यहाँ पे नीचे लिख ही देना, आर कोवैलेंट इक्वल टू आर वॉन्डर वॉल बाई 2। ठीक है, आर कोवैलेंट इक्वल टू आर वॉन्डर वॉल बाई 2। अब क्वेश्चन दूं, सब लोग अपने मन में सॉल्व करना, आंसर मत बोलना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो क्वेश्चन है, इफ कोवैलेंट रेडियाई फॉर क्लोरीन इज 99 picometer, if covalent radii for chlorine is 99 picometer, calculate the van der Waal radii for chlorine। ऑप्शन नंबर 1 90 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर, 280 पिकोमीटर। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो मेघा बोलो। यदि आपके क्लोरीन की कोवैलेंट रेडियस 99 पिकोमीटर है तो आपका वॉन डेर वाल रेडियस क्या होगी क्लोरीन की? ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन में। और कोई? बताओ वैसे। और कोई बताओ। हाँ, मैंने एक पॉइंट नीचे क्या लिखवाया था, पार्शियली डबल होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि 198 ही चाहिए। क्लियर? तो हमारा ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को फार्मूला मत लगाना लगभग, मतलब क्योंकि एक ऑर्डर में चलती हैं ये चीजें। ठीक है, नोट कर लो।
इफ अब हेडिंग डाल दो मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। अच्छा अभी क्वेश्चन लिख रही हो क्या तुम? जल्दी लिखो। अब हेडिंग डाल दीजिए मेटेलिक रेडियस। अभी 2 मिनट है क्या केमिस्ट्री के लिए? बायो टाइम हो गया क्या? बस 2 मिनट और मेटेलिक कर दे, आयनिक कल पढ़ेंगे है ना। मेटेलिक कर लेते छोटा सा मेटेलिक। हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड नंबर है हमारा मेटेलिक रेडियस। सुनो, मेटेलिक रेडियस से आज तक जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो अब जब समझ लो थोड़ा सा, लेकिन होता क्या है। तो मेटेलिक रेडियस में हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल क्यूब लेंगे फॉर मेटल। क्या ले लिया मैंने, एक क्रिस्टल क्यूब ले लिया फॉर मेटल। इस क्रिस्टल क्यूब में सारे के सारे जो एटम्स हैं एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, तो हमने यहाँ पे एटम अरेंज कर लिया, ये एटम अरेंज कर लिया। अब हमारा जो मेटेलिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस क्या होगा, दो एटम के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उनका हाफ, ये वाला, ये हमारा होगा आर मेटेलिक। बहुत ईजी है, समझ में आया ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दो मेटल एटम के बीच का जो दो मेटल एटम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ए, टोटल डिस्टेंस ये, इनकी जो आधी डिस्टेंस है ये हमारी हो जाएगी आर मेटेलिक। क्लियर? लिखो इसके अंदर डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ